नमस्कार, यह है आपका पसंदीदा नंबर 1 शो बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। पंचायत चुनावों को लेकर मनोहर सरकार को अब तक का सबसे तगड़ा झटका या यूं कहिए कि बिग झटका या सबसे जोर का झटका लगा है। आज सरकार की जिद को यह झटका है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तमाम विरोध के बावजूद सरकार ने पंच और सरपंचों की शैक्षणिक योग्यता तय करने के लिए पहले अध्यादेश जारी किया और फिर विधानसभा से कानून भी पास करा लिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 4 हफ्तों के अंदर जवाब तलब भी किया है कि आखिर क्यों आप पंचायती राज एक्ट में संशोधन करने पर आमादा हो गए हो। विरोधी भी यही सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार ने अपने मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जमीन आसमान मानो एक कर दिया था। अब विरोधी ये कहकर सरकार को घेर रहे हैं कि एक तो सरकार पंचायत चुनाव से बच रही है और दूसरा ये कि दरअसल सरकार एक अनुभवहीन सरकार है। सवाल हमारे और आपके जहन में भी यही उठ रहे हैं कि आखिर सरकार चाहती क्या है। क्या वाकई ही सरकार के अंदर के हालात विरोधियों के हमले के माफिक हो गए हैं, या फिर सरकार ये संदेश देना चाहती है कि पंचायत चुनाव ही सही लेकिन प्रदेश में बदलाव का दौर अब शुरू हो चुका है और ये शुरू ही रहेगा। इन्हीं कुछ सवालों पर, ऐसे ही कुछ सवालों पर हमारा आज का ये बिग बुलेटिन आधारित है। बिग बुलेटिन में हमेशा की तरह इन्हीं सवालों के हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और खुद ये क्या मसला है इसको समझेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा सरकार को सुप्रीम झटका, पंचायती राज एक्ट में संशोधन को फटका, कानून में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। हरियाणा की मनोहर सरकार की जिद को सुप्रीम झटका लगा है। जी हां, हरियाणा सरकार के फैसले पर देश की सबसे बड़ी अदालत का हथौड़ा चला है। सुप्रीम कोर्ट ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन पर रोक लगा दी है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हरियाणा सरकार, पंचायती विभाग और राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर याचिकाकर्ता ने खुशी जताई है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के द्वारा पंचायती राज एक्ट में जो उन्होंने संशोधन किया था, उसके ऊपर जो रोक लगाई है उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, क्योंकि सरकार ने जिस षड्यंत्रकारी तरीके से संशोधन किया था, उन्होंने जैसे विधानसभा के अंदर 8 बजे जो है 8:30 बजे बल्कि ये एक्ट पास किया, 9 बजे गवर्नर की अप्रूवल ली और 10 बजे इलेक्शन कमिश्नर को बुला के चुनाव की घोषणा करवाई, ताकि नागरिक जो है कोई आवाज ना उठा पाए। चैलेंज हमने यही मान के किया था कि भाई लोगों का मौलिक अधिकार है, जिसको वोट डालने का अधिकार है तो उसको चुनाव लड़ने का अधिकार भी होना चाहिए। इसकी हम सराहना करते हैं। उसने फैसला किया है, इसका बहुत माने धन्यवाद है, बहुत अच्छी बात है। इन अनपढ़ महिलाओं को बहुत फायदा मिलेगा। काबिले गौर है कि हरियाणा सरकार ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन को लेकर मानसून सत्र में विधेयक पारित किया था, जिसके तहत कुछ बदलाव किए गए थे। पंचायत के चुनावी दंगल में कूदने के लिए सरकार ने शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की थी, जिसमें चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों का 10वीं पास होना जरूरी था। महिलाओं और अनुसूचित जाति के लिए ये योग्यता 8वीं पास रखी गई थी। इसके अलावा सरकारी बैंकों के डिफॉल्टर चुनाव नहीं लड़ सकते थे। बिजली महकमे के कर्जदारों के चुनाव न लड़ने का प्रावधान था। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए घर में शौचालय होना जरूरी था। इसके अलावा 10 साल की सजा में चार्जशीट चुनाव न लड़ने का प्रावधान है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन पर रोक लगा दी है। ऐसे में अब पंचायत चुनाव पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। ईटीवी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से सुमित कुमार की रिपोर्ट।
ये रिपोर्ट आपने देखी और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप भी कह रहे होंगे कि मनोहर सरकार को जोर का झटका जोर से लगा। वैसे नियत हो सकता है कि प्रदेश के हालात को सुधारने की हो कि भाई पढ़े लिखे पंच सरपंच होंगे तो गांव को लोगों का ज्यादा भला होगा। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है, इसलिए कांग्रेस और इनेलो का यह धर्म बनता है कि सरकार जो भी फैसला ले उसका विरोध करे और वो इस धर्म को निभा भी रहे हैं। लेकिन बिग बुलेटिन में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की जो नीयत थी उस नीयत पर सवालिया निशान विपक्ष क्यों लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये सुप्रीम झटका क्यों दिया है, और हमेशा की तरह बिग बुलेटिन में आज भी पैनल बहुत बिग है। हमारे साथ हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी जवाहर यादव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिग बुलेटिन में। हमारे साथ हैं केवल ढींगरा जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया सलाहकार रह चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर आप जुड़े हैं। वीरेंद्र गर्ग साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। हमारे साथ हैं प्रीत सिंह जो इस पूरे मसले को लेकर याचिका करता है, इन्हीं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। हमारे साथ हैं गोपी चंद गहलोत साहब जो पूर्व डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, हरियाणा के गुड़गांव से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हम करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब के ओएसडी से। जवाहर यादव जी, ये जो रोक लगी है सुप्रीम कोर्ट से, सरकार को बड़ा झटका है, मानते हैं आप? नहीं, ये सरकार को झटका नहीं है। मैं इसका पूरा मूल्यांकन करते हैं। अभी आप जगमिती सागवान, अगर मैं उच्चारण ठीक कर रहा हूं, तो उनका पक्ष दिखा रहे थे कि षड्यंत्र करके। तो मैं कहना चाहूँगा कम से कम जो पढ़े लिखे लोग हैं, और हमें ये देखना चाहिए कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमारा व्यवहार और आचरण सिद्ध करता है। पूरे भारत में चाहे माननीय संसद हो चाहे माननीय विधानसभाएं हो, ये षड्यंत्र नहीं करती। भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं ये शब्द सुना कि विधानसभाएं और संसद षड्यंत्र करती हैं। वो ये कहती हैं कि षड्यंत्र करके ये नियम बनाया गया। वो जनभावनाएं होती हैं, वो लोगों का जनादेश होता है, वो बहुमत से कोई भी निर्णय विधानसभा या संसद में बहुमत के साथ बनता है। मेरा तो पहले उस शब्द पर आपत्ति थी। दूसरा, आप कहते हैं अभी ये निर्णय की कॉपी आनी है, निर्णय की कॉपी आई नहीं है हमारे पास। दूसरा, एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है, जो ये निर्णय हुआ है, ये निर्णय एक्स पार्टी निर्णय हुआ है, इसमें हरियाणा सरकार का कहीं मत नहीं है। हरियाणा सरकार को इसमें कहीं सुना नहीं गया है। केवल कुछ लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के गए और उन्होंने कहा अब हरियाणा सरकार ने इसमें अपना जवाब देना है। तो झटका अगर इसको आप कहते हैं, कोई भी न्यायालय है, उनका हर एक आदेश किसी भी सरकार के लिए आदरणीय होता है। अगर कोई भी सरकार न्यायालय कहते हैं, उस पक्ष को सरकार लागू करती है, मानना भी चाहिए। परंतु यहां तो जब हाईकोर्ट में भी एक केस गया था, वहां माननीय हाईकोर्ट ने दोनों पक्ष को सुना था और अंत में इसके लिए हरियाणा सरकार को उचित ठहराया था और उसके निर्णय के साथ अपनी सहमति जताई थी। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मत दोनों का जाएगा, तो उसके बाद जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आएगा वो हरियाणा सरकार मानेगी। जी, आपके पास फिर लौटेंगे। कांग्रेस के हमारे साथ प्रवक्ता के तौर पर केवल ढींगरा साहब जुड़े हैं। आप पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मीडिया सलाहकार रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब से भी हमारी जो हमने आज एक स्पेशल बिग बुलेटिन चलाया था 4 बजे, बातचीत हुई। उनका ये आरोप था कि ये जो सरकार है ये इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहती। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शब्द मैं दोहरा रहा हूँ। और इसके चलते इन्होंने पहले किया कि आप अध्यादेश लाकर इसको पास कर दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इनको पता था कि कोई ना कोई जाएगा और उस पर रोक लग जाएगी। वजह उन्होंने बताई कि भारतीय जनता पार्टी का आधार गाँव में नहीं है, शहरी पार्टी है। आप क्या कहेंगे ढींगरा साहब? देखिए, बिल्कुल ये शहरी पार्टी है। और आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो इन्होंने ये अभी कह रहे थे जवाहर यादव जी कि ये षड्यंत्र नहीं है, ये षड्यंत्र भी है और तुगलकी फरमान भी है। आप ये देखें कि ये किस तरह के फरमान करते जा रहे हैं। इन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया अपना, जिसमें इन्होंने कई वादे किए, हम ये करेंगे। तो आप मुझे ये बता दें कि इस बात को उस समय मैनिफेस्टो में क्यों नहीं लेके आए कि हम जो है ऐसे ऐसे फैसले भी लेंगे।
और इस तरीके की लाइनें भी लाएंगे उसमें कि हम जो ये कार्रवाई कर रहे हैं ये उस समय बीच में आ जाएगी, और इसको इस तरीके से लेके आएंगे कि लोगों के हित जो है वो हित में बदल जाए, और जितने 70% के करीब जो हमारी ग्रामीण आबादी है उनके खिलाफ फैसला जो ये लेके आए हैं, उसको ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके ऊपर टिप्पणी की है। और ये बात इनको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये शहरी पार्टी है और ये इलाकों में जो हाईवे बेल्ट है हरियाणा की, उसके ऊपर से ये लोग जीत के आए हैं या उसकी राजनीति करते हैं। तो ये चीज इनकी बिल्कुल क्लियर है, इनको ग्रामीण के बारे में या ग्रामीण अंचल के लोगों के बारे में कोई मतलब नहीं है। चलिए ये आपका मत हो सकता है, लेकिन हम आपको याद करा दें कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भी जीतकर अपनी सरकार बनाई है केंद्र में, और हरियाणा में भी अगर सरकार बनी है तो खाली गांव के वोट भी उसमें अहमियत रखते हैं। आप इतना तो मानते हैं, शहर के वोट पड़ते तो शायद ये सरकार नहीं बना पाते। चलिए, इनेलो को ग्रामीण पार्टी माना जाता है, इनेलो के पास चलते हैं। इनेलो के स्पीकर के तौर पर पूर्व डिप्टी स्पीकर हमारे साथ जुड़े हैं गोपीचंद गहलोत साहब। गहलोत साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रोक लगाई है 4 हफ्ते में सरकार से जवाब तलब किया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि ये जो हमारी सरकार ने कानून बनाया था, ये एक तुगलकी फरमान था, जिसको इन्होंने बड़ी अफरा तफरी में, बड़े आनंद फानन में जो है इसको पास कराया, और पास कराते ही इसको जो इलेक्शन कमीशन को दिया, और वेरी नेक्स्ट डे जो है इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए, ताकि ये ना लगे कि कोर्ट उसमें दखल अंदाजी ना दे। परंतु माननीय उच्च न्यायालय ने एक जो है सुप्रीम अथॉरिटी होते हुए, गार्डियन होते हुए, कि जहाँ जहाँ भी संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाएगी वहाँ उसका गार्डियन माननीय सुप्रीम कोर्ट है, और उसने जो है न्यायपालिका ने अपना काम किया है, बड़े अच्छे ढंग से काम किया है। ये जो नई शर्तें लगाई गई थी 4-5, ये किसी के भी हक में नहीं थी, ना ये किसान के हक में थी, ना मजदूर के में थी, ना ग्रामीण के में थी, ना जो है ये किसी के हक में नहीं थी। और इन पे जो रोक आज लगी है, मेरे भाई जवाहर कह रहे थे कि एक्स पार्टी डिसीजन हुआ है। मैं तो कहता हूं कि जैसा इनकी मंशा थी, इलेक्शन तो अब आगे टहले ही टहलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है वो नई करनी पड़ेगी। अगर नए इसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से करेंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार नहीं करेंगे, ये अपनी उस पर जिद पे अड़े रहेंगे, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनको फेस करना पड़ेगा। मेरे अपने विचार में जो है, जो चंद घंटे के अंदर ये सब कुछ किया गया था, बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि महामहिम गवर्नर जी की कॉन्सेंट भी कुछ घंटे में आ जाए, और चुनाव आयोग तक वो जाके वेरी नेक्स्ट डे जो है इलेक्शन डिक्लेयर हो जाना, ऐसा बहुत कम वो मिलेगा। और कितनी % आबादी जो थी वो बताए ना कि इस इलेक्शन से महरूम रह गई थी। बड़ी अजीब बात है। अब तो मेरे जवाहर भाई ने देखा होगा, सुना होगा, इन पे गहलोत साहब वापस लौटेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र गर्ग साहब। सरकारी पक्ष जो था एनओसी लेने के लिए कितने धक्के खाने पड़े हैं लोगों को, यादव साहब ने। भारतीय जनता पार्टी की ये पूरी की पूरी जो चाल थी, या इसको जो क्रिया थी, जिस तरीके से क्रियान्वयन हुआ, तो इसको याचिकाकर्ता षड्यंत्र बता रहे हैं, कांग्रेस वाले षड्यंत्र बता रहे हैं, गहलोत साहब भी कमोबेश वही कह रहे हैं। हालांकि ओएसडी साहब ने इस शब्द पर आपत्ति जताई है, उनको हक बनता है पूरा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैंने हड़बड़ाहट और आनंद फानन में कहा, कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब कर रहा है। भाई साहब, ना तो मैं पहले तो इनके इस शब्द से भी असहमत हूँ। इन्होंने अभी कहा कि ये तुगलकी फरमान था, उससे पहले इन्होंने कहा कि ये षड्यंत्र था। ना तो ये षड्यंत्र है, ना ये तुगलकी फरमान है। अब एक्चुअल पोजीशन हमारी भाजपा चाहती है कि जो जन समर्थक हमारा को मिला है और जनमानस के भलाई के लिए जो हमने डिसीजन लेने हैं, वो आखिरी लोकतांत्रिक संस्था जो हमारी पंचायतें हैं उन तक पहुंचे। अगर ये उसमें सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई का जो मसला जो हमने उसमें डाला, घर में टॉयलेट बनानी है या लोन की रिकवरी हो, वो कैसे लोगों के खिलाफ है, ये अब ये लोग मेरे से बेहतर जानते हैं। वो तो लोगों के भले के लिए, हम सब लोग उससे खुश हैं। सिर्फ कांग्रेस और इनेलो अपनी हार को अभी तक पचा नहीं पा रहे हैं, और ये उसमें इसलिए दखल अंदाजी करते हैं, इसलिए ये उसके बारे में इनको तुगलकी फरमान या षड्यंत्र बताते हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसे मेरे बड़े भाई जवाहर यादव जी ने बताया कि ये एक तरफा अभी उन्होंने उस पे सिर्फ स्टे दिया है। हमारे को 4 हफ्ते का समय दिया गया है। बिल्कुल, अभी 4 हफ्ते का समय है और आपका पक्ष भी उसमें सुना जाएगा। आपके पास भी लौटते हैं गर्ग साहब। 10 सेकंड में एक चीज बोलना चाहूंगा। जी, सिर्फ जी। जो लोग कह रहे हैं षड्यंत्र है, हाँ। मैं कहता हूं देश के 67 साल आजाद होने के बाद भी जो सरकारें 8वीं तक शिक्षा नहीं दे पाई, क्या वो भी षड्यंत्र था क्या? मैं उनसे ये जवाब चाहूंगा सर। तो चलिए उसका भी जवाब हम आपसे भी लेंगे, इनसे भी पूछेंगे। आपकी सरकार आ गई है तो कुछ लोगों का ये मानना है कि जिन लोगों को वोट देने का अधिकार है उन लोगों को चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। और ये जो चीज़ है ये हम नहीं, SY कुरैशी साहब आए थे, पूर्व चुनाव आयुक्त रहे हैं भारत के, उनका भी ये कहना था कि अगर इनको करना था तो इसको आप थोपते नहीं, राय मशवरा करते इसको लेकर, और फिर इसकी जो शुरुआत है अगर पहले करते तो आप सांसद से करते, फिर विधायक पे आते, फिर पंच पे, सरपंच पे आते। जल्दबाजी कर दी, शायद आपने फैसला ले लिया था और किसी भी हिसाब से वो नाक का सवाल बन गया था। प्रीत सिंह जी, आपके पास हम आ रहे हैं, आप याचिका करते हैं, आपने क्यों याचिका ये डाली? आपको इसमें क्या बुरा लग रहा था कि पढ़े लिखे सरपंच आए? तो क्या वो देश के लिए, गांव के लिए अच्छी बात तो थी, इसमें बुरा क्या था? ये हम आपसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सर्टिफिकेट है पढ़ाई का, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो गांव का भला कर देंगे, नहीं कर देंगे। गांव में तो खड़ा एक ने तो BA पास नहीं कर दो और एक अनपढ़ नहीं कर दो खड़ा। जनता फैसला करेगी वोट डाल के, उन्हें कौन सा ठीक लग रहा है। विधानसभा कैसे कर सकती है यो फैसला दूसरे की? उसका वोटर फैसला करें, 10 आदमी खड़े कर दो, कोई BA है, कोई MA है, कोई अनपढ़ है। गांव का वोटर उस बात को तय करेगा भाई इनमें तो आदमी बढ़िया कौन सा है। विकास कोई सर्टिफिकेट से विकासशील हो जाता है क्या? हमारे तो सर्टिफिकेट को नहीं, हमने तो लोगों के नरे काम करवा रखे, जीवन निकाल दिया हमने, भलाई के काम हमें बहुत घने काम करे। यो कोई नहीं है, ये लोकतंत्र के विरोध, संविधान के विरोध है। जो आदमी वोट डालने का जिसको अधिकार है उसको चुनाव का होना चाहिए। हम इन्हें ये तो मांग करते ना MLA पर लागू होना चाहिए, ना MP पर लागू होना चाहिए, ना पंच पर लागू होना चाहिए। 70 साल तक ये लोग क्या करें, ध्यान पर जनता क्यों है? एक के गांव में महिला और महिला 8वीं पास गांव में ना MLA पढ़ा लिखा हो, ये जरूरी है। तो पंच सरपंच की तो बात ही छोड़ दी। और हमारे देश का इतिहास भी रहा है कि राष्ट्रपति भी बन गए, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे और अच्छे राष्ट्रपति भी साबित हो गए। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं या कुछ आपकी अलग राय है? देखिए, पहले तो मैं जवाहर जी की एक बात कर, पर ये ज्यादा पढ़े लिखे लोग रोज घपला मामला लाग रहे, इनका क्या इलाज है? भ्रष्टाचार में पढ़े लिखे लोग फंसे बैठे, छोड़ देते हैं। पर ये हकीकत है कि शाम को ये बिल पास हुआ, उसी रात को ये इस पे गवर्नर साहब की मोहर लगी, नेक्स्ट डे उसका नोटिफिकेशन हो गया। ये तो सच है ना, फैक्ट्स तो यही है ना। अच्छा, ये चाहते थे ये लाना, पहले ने ऑर्डिनेंस लाए, ऑर्डिनेंस को हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। उसके बाद फिर ये हाई कोर्ट में चली, तो हाई कोर्ट ने कहा कि अब इलेक्शन अनाउंस हो गया है, हमें ये इलेक्शन प्रोसेस में दखल नहीं देते, लेकिन ये जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे फैसले पर निर्भर करेंगे। ये हाई कोर्ट ने भी कहा। कुछ लोग, ये प्रीत सिंह और बाकी लोग चले गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया। ये एक्सपर्ट नहीं होता स्टे जब जाता है सुप्रीम कोर्ट उसकी मेरिट को देके स्टे देके नोटिस कर देती है कि आप 4 हफ्ते में जवाब दीजिए, फिर उसके बाद फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर सकती है, उन अमेंडमेंट्स को मान सकती है, उनको रिजेक्ट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। उसके बाद ये फैसला करेंगे। अभी हमें क्लियर नहीं है कि ये इलेक्शन का प्रोसेस चलाएंगे या इलेक्शन का प्रोसेस रोक लेंगे। अभी सरकार इस बारे में स्पष्ट नहीं हुई। आज शाम तक ये फैसला नहीं कर पाए थे। उनका कहना था कि हमारे पास उस एग्जैक्ट कॉपी नहीं आई जजमेंट की, या कुछ और रीजंस होंगे, जो भी सोच होगी अंदर चल रही होगी, वो ठीक है, सरकार को उसका अधिकार होता है। सवाल ये है कि अगर आप हरियाणा की स्थिति लें, ये इम्प्रैक्टिकल कैसे है कि आपके जो ग्रामीण वर्ग है उसमें 71% जो शेड्यूल्ड कास्ट वुमन है वो पढ़ी लिखी नहीं है। उसके बाद उससे 67% जो जनरल कैटेगरी है वो पढ़ी लिखी नहीं है। वही जो बात है वो पुरुषों में लागू होती है, लेकिन कम है। पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं शेड्यूल्ड कास्ट में भी और जनरल कैटेगरी में, लेकिन 50% से वो भी ऊपर जा रहे हैं। तो आप एक तरीके से 50% तो एजुकेशन पे आपने रोक लगा दी कि आपकी एजुकेशन नहीं है, आप इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर हैं। उसके बाद आपने 3 शर्तें और लगाई। वो शर्तें बहुत अच्छी लगती हैं अपने आप में, कोई बुरा नहीं लगता कि आपके
बिजली के बिल दिए होने चाहिए कि आपके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा ना हो जिसमें 10 साल की सज़ा होती है। माफ़ कीजिएगा, पार्लियामेंट के मेंबर हैं, मंत्री रहे हैं और उनके खिलाफ वही चार्जेस हैं जिसमें 10 साल की सज़ा हो सकती है, तो वो तो चल सकता है, पार्लियामेंट में चल सकता है, विधानसभा में चल सकता है, लेकिन गांव में ये चीज़ नहीं चलनी चाहिए। हम गांव को सुधारना चाहते हैं। तो गांव के बारे में जब आपका संविधान बन रहा था, 73rd 74th अमेंडमेंट्स हो रही थी, उसमें आपने ये प्रोविजन कर लेना चाहिए था, पार्लियामेंट को कर लेना चाहिए था, सारे हिंदुस्तान के लिए कर लेना चाहिए था कि पढ़े लिखे आएंगे, ये उनकी परिभाषा होंगी। टॉयलेट्स की बात करते हैं। अब गांव की दिक्कत ये है, मैं ये नहीं कहता कि गांव का रहने वाला है या गांव का रहने वाला नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि गांव में दिक्कत ये है टॉयलेट्स की, पैसा एक तरफ है, एक स्वभाव एक तरफ है, उन चीजों को गांव की दिक्कत नहीं है, गरीब लोगों की दिक्कत है। शहरी है वो लोग गांव के, गरीब लोगों के लिए दिक्कत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाँ ये आती है। तो उसके साथ साथ धीरे धीरे गांव में टॉयलेट्स भी बनेंगे, धीरे धीरे लोग पढ़े लिखे भी आएंगे। मैं कहता हूँ कुछ लोगों पे छोड़ दीजिए, ये जनता है, इसी ने आपको वोट दे के यहाँ इलेक्शन जिता के आपको चंडीगढ़ में भेजा है, आपको दिल्ली में पार्लियामेंट दी है, आपको मेजॉरिटी दी, दोनों जगह कंफर्टेबल मेजॉरिटी दी, आराम से राज करिए, भला करिए। लेकिन ये नहीं अधिकार दिया। अधिकार तो आपने जो मांगे 154 पॉइंट्स आपने लिखे थे, उन पे नजर डालिए, उसमें कितने पूरे हुए हैं, कितने नहीं हुए। जो पूरे हुए हैं छोड़ दीजिए। बहुत सारे सवाल हैं और जवाहर यादव साहब के पास बहुत सारे इसके जवाब भी होंगे, लेकिन अभी एक कॉमर्शियल ब्रेक लेना हमारी मजबूरी है। आप कहीं मत जाइए, आप देख रहे हैं आपका बिग बुलेटिन। मिलते हैं एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। बिग बुलेटिन में ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा प्रदेश की सियासत में सियासी भूचाल सा आ गया है। विरोधी सरकार पर हमलावर हैं तो सरकार के मंत्री बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। कैसे, आप खुद ही सुन लीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो उनका निर्णय है वो क्या है, क्योंकि जब चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो इस प्रक्रिया को बीच में कभी भी रोका नहीं जा सकता, आज तक रोका नहीं गया है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसको हम देखेंगे। कोर्ट ने स्टे लगाया है, कोई फैसला नहीं दिया है, और राजस्थान सरकार का पहले ही सुप्रीम कोर्ट तक ये डिसीजन हो चुका हुआ है। तो बाकी अभी क्या आदेश दिया है वो सारे ऑर्डर की कॉपी आएगी, उसको एग्जामिन करेंगे, फिर उसके बाद फर्दर बात कहेंगे। देखिए अब जब तक पूरा ऑर्डर पढ़ेंगे नहीं उस तब तक इसके बारे में बात नहीं कह सकते। जिस तरह के निर्णय की जानकारी मिलेगी, अभी जितनी जानकारी है उसके आधार पर कह रहा हूँ। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें हमने जो बातें कही थी उसको छोड़ने की बातें यदि कही है तो निश्चित रूप से पहले दौर के चुनाव पर भी असर इसका आएगा, क्योंकि जितना समय सबको चाहिए वो समय निकल गया है। तो एक तय तो चुनाव आयोग करेगा, लेकिन निश्चित रूप से उसमें उस प्रकार के अरेंजमेंट शायद चुनाव आयोग को भी करने पड़ेंगे। इसलिए पहली बात जानकारी पूरी मिलना, दूसरी बात सरकार निवेदन करेगी कि सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर जल्दी हरियाणा सरकार को भी सुने, बाद में कोई अंतिम निर्णय दे। सुप्रीम कोर्ट हमारा देश का सर्वोच्च न्यायालय है, वो जो भी निर्णय करेगा या उसने किया है हरियाणा सरकार उसका अक्षरशः पालन करेगी। लेकिन हरियाणा सरकार ने प्रदेश के व्यापक हितों को देखते हुए कि हम पंचायती राज में बेस्ट पॉसिबल परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए बहुत अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि अगर पढ़े लिखे और शिक्षित लोग आगे आएंगे तो प्रदेश का विकास बहुत तेजी से होगा। इनकी जो नीयत देखनी थी, इनकी नीयत है चुनाव ना कराया जाए, और वो अपने मंसूबे में कामयाब हुई कि उसी समय मैंने कहा था ये जो कानून लेके आए हैं ये गलत है। जब विधायक पे लागू नहीं है, ये सांसद पे लागू नहीं है, पंचायत के सदस्य पे कैसे लागू? फंडामेंटल राइट है, जिसका वोट देने का अधिकार है उसका चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, और वैसा ही हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल गया,
अब चुनाव टल गए। हम तो पहले दिन से इस बात के पक्षधर थे। हमारी पार्टी ने पहले दिन ये निर्णय लिया था कि पंचायत एक्ट में ये जो चेंज किए जा रहे हैं, जिस तरह से 10वीं 8वीं की शर्तें रखी जा रही है, ये केवल और केवल लोगों पे थोपने का काम किया जा रहा है। हर आदमी को अधिकार है, जिसकी आयु 21 वर्ष की होगी वो चुनाव लड़ सकता है। अलग अलग राजनेताओं की अलग अलग राय, आप समझ सकते हैं, पॉलिटिकल मजबूरी भी होती है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, मंत्रियों को इस फैसले को सही ठहराना है कि गांव में जो भी पंच सरपंच हैं वो पढ़े लिखे होने चाहिए, ये उनकी मजबूरी है। इनेलो की अपनी मजबूरी है, कांग्रेस की अपनी मजबूरी है, क्योंकि वो विपक्ष में बैठी हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएं, SY कुरैशी साहब, आप जानते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं हिंदुस्तान के। उनसे हमने कुछ रोज पहले चक्रव्यूह कार्यक्रम में इस सवाल को उठाया था कि ये जो फैसला हरियाणा सरकार लेने जा रही थी, उस वक्त हुआ नहीं था, ये फैसला सही है, गलत है। तो SY कुरैशी साहब ने क्या कहा था, आइए आपको पहले वो सुनवाते हैं, इसके बाद परिचर्चा में लौटते हैं। उम्मीदवार हैं, उनका पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है? अभी हरियाणा में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, तो पंचायत चुनाव में कहा है कि जो सरपंच हैं वो 10वीं पास होना ज़रूरी है, अगर शेड्यूल ट्राइब हैं तो 8वीं पास होना ज़रूरी है, उनके घर में शौचालय होना ज़रूरी है। और ये जो बातें हैं ये पंचायत से शुरू की जा रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? शुरुआत इसकी पंचायत से होनी चाहिए थी, कुछ लोगों का मत है कि इसकी शुरुआत संसद से होती, फिर विधानसभा में आती, फिर पंचायत पहुंच। जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये अक्सर डिमांड होती है कि हर एक की क्वालिफिकेशन होती है, चपड़ासी की भी क्वालिफिकेशन होती है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इतने बड़े जो देश के रूलर्स हैं, नेता, MP, MLA, इनकी क्यों ना हो पार्टी के, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस कंट्रोवर्सी से दूर रहती है कि भाई ये ठीक है, अगर होनी चाहिए अच्छी बात है, पार्लियामेंट एक्ट बना दे, अगर नहीं बनाना चाहती हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मेरा अपना अनुभव ये है कि एज इट इज़ अनपढ़ लोगों की गिनती जो है विधानसभा पार्लियामेंट में वैसे बहुत कम होती चली जा रही है। तो मेरे लिए इतना सीरियस इशू ये है नहीं, पंचायत लेवल पे हो सकता है। और बाकी अगर जो बिल्कुल अनपढ़ होगा वो रिकॉर्ड नहीं पढ़ पाएगा, किसी और से पढ़वाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी पे तो फ़र्क पड़ता ही है। और इसलिए मैं चाहूँगा कि बजाय कि ये चीज़ कानून से हो या इलेक्शन कमीशन के ज़रिए हो, जनता पे भी तो कुछ छोड़ें। भाई आप अनपढ़ को न चुनिए, बेईमान को न चुनिए, तो आपका भी तो कोई रोल बनता है ना, बजाय इसके हर चीज़ कानूनी तौर पे बन जाए। SY कुरैशी साहब को सुना आपने, OSD साहब, यादव साहब, इनका ये कहना था कि कुछ चीज़ें जो है वो जनता पर छोड़ देनी चाहिए, थोपना नहीं चाहिए। पूरा सुना हमने, और आप कहेंगे तो दोबारा सुनवा देंगे। मैं बताता हूँ, हाँ, उससे आप भी सहमति लेंगे। हाँ, उन्होंने ये कहा कि जितने भी चुन के प्रतिनिधि आते हैं उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए, ऐसे वो सिद्धांत से सहमत है। उन्होंने ये भी कहा कि MP और MLA के चुनाव में ये संख्या लगता नगण्य होती जा रही है, कम से कम होती जा रही है, परंतु शायद पंचायतों में ऐसा ज्यादा होता है, जैसा उन्होंने कहा। परंतु उसके बाद उन्होंने कहा कि ये निर्णय लोगों पे हमें छोड़ देना चाहिए। हम भी तो वो ये भी मानते हैं कि अगर ये समस्या ज्यादा कहीं गंभीर है तो वो पंचायतों में, इससे वो मानते हैं। दूसरा मेरा कहना एक दूसरा है, जो लोग कहते हैं कि इससे 85% लोग बाहर हो गए, वो कौन लोग कह रहे हैं? जिनका उत्तरदायित्व था कि वो हरियाणा की जनता को शिक्षित करते, अपने दायित्व से आज तक भागते रहे। ये सरकार ने एक पहल की, सकारात्मक पहल की, निर्णय जब होगा विधानसभा में आज ये कानून बन चुका है। परंतु आपको सकारात्मक पहल का स्वागत करना चाहिए। और एक और अंतर है, लोग कहते हैं, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने विधानसभा में कहा और एक दिन मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विधानसभा और संसद का कानून हरियाणा सरकार नहीं बना सकती। अगर ऐसा नियम बनता है तो हरियाणा सरकार उसका स्वागत करेगी। यानी कि हम पंचायत में, विधानसभा में और संसद में, सब जगह इस सरकार की मूल भावना यह है कि उसमें पढ़े लिखे लोग जाए। एक और अंतर बताता हूं, लोग जब आलोचना करते हैं, सरपंच होता है वो चेक पर सिग्नेचर करता है, उसको अथॉरिटी होती है कि उसके चेक पर सिग्नेचर होते हैं। किसी भी विधायक, इसका अर्थ मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर लोग होने चाहिए, और सांसद, हाँ, और सांसद, सब पर ये नियम लागू हो, ये सरकार स्वागत करेगी। परंतु उनके पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होती कि वो किसी सिग्नेचर, चेक पर सिग्नेचर कर सके। आज अनेकों सरपंचों पर पिछली सरकार में केस दर्ज हुए कि उनके साइन उन्होंने कुछ और किए, जो वीडियो, जो भी अधिकारी उसका होता है, उन्होंने बताया कुछ और जब उस पर निकला कुछ और। आज वो बेचारे कानून के तहत सजा भुगत रहे हैं। तो इसका मतलब इस सरकार का ये था
कि जो सरपंच चुना जाए वो जवाबदेही हो, उसको कोई मिसगाइड ना कर सके। परंतु अगर आप कहेंगे कि लोकसभा में और विधानसभा के लिए 66,000 हमारे पास जो आंकड़े आए हैं 66,000 लोगों ने, जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है 66,000 लोगों ने घर में शौचालय बनाए हैं। अच्छा। इसका एक पक्ष आप देख नहीं रहे। हमारे गांव की बेचारी बहन बेटी जब वो खेत में शौच करने जाती है, जब आप बात करते हैं कि भारत को विकसित देश का दर्जा मिलना चाहिए, भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, और हमारे घर की बहू बेटी एक बोतल लेकर जाती है खेत में शौचालय करने, उस अधिकार के प्रति हम चिंतित नहीं है। जितने मैं ये कहता हूँ कि जो अनपढ़ लोग हैं, सारी बातें बोल रहे हैं ना, कदर है, उनके अनुभव का सम्मान है, आप जो सारी बातें बोल रहे हैं, वो लोग ना कहे, हमें एक अंतिम 10 सेकंड, खासकर वो लोग ना कहे। ठुकराल जी कहते हैं मैं स्वागत करता हूँ, यहाँ प्रीत सिंह जी कहते हैं याचिका करते कहते हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ, परंतु वो लोग ना कहे जिन्होंने हरियाणा पे राज किया और उन्होंने हरियाणा की जनता को अनपढ़ रखा। चलिए, हम आपको ये कह रहे हैं कि शौचालय तो बना लिए, कितने लोगों ने बनाया? कितना? 66,000 शौचालय प्रक्रिया के बाद बनाए। 66,000 लोगों के लिए क्या आपकी सरकार ने जो सीवरेज पाइप है वो डलवाया? खाली मतलब बिल्डिंग में एक सीट रख दी जाए उससे तो शौचालय मुकम्मल नहीं होगा ना। हमने क्या किया? आपने क्या किया बताइए? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गाँव को कि शौचालय बने, सीवरेज लाइन बिछवाई आपने? अब मैं इसका दूसरा रूप दिखाता हूं। पहले मैंने पूछा उसका बता दो। शौचालय को लेकर हरियाणा सरकार में जब ये सरकार आई थी, जिसका 1 वर्ष 26 अक्टूबर को पूरा होगा, पहली बार हरियाणा के इतिहास में हुआ है कि केवल 7 स्कूलों को छोड़कर, क्या दुर्दशा थी, आपको कहां बदलना है, केवल 7 स्कूलों को छोड़कर हरियाणा के प्रत्येक स्कूलों में बालिका और बालकों के लिए अलग अलग शौचालय बन गए, पानी की व्यवस्था हो गई। परंतु यहाँ तो आप घर की तो छोड़िए, किसी ने इतनी अवेयरनेस ही नहीं दी थी कि वो स्कूलों में शौचालय बना दे। ये इस सरकार की उपलब्धि है, जिसके कारण इस सरकार की केंद्र सरकार ने भी तारीफ की और आपके यूएनओ की तरफ से भी एक तारीफ की उपलब्धि तो जवाहर भाई आप पे, जिसके लिए जगह ही नहीं है, जो कि पार्क में चल रहे हैं, जहां हमने अस्थायी रूप से शौचालय की व्यवस्था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आज चर्चा करो। ये स्कूल के शौचालय उपलब्धियां तो आप रोज गिनाते नहीं होगा, किसने का बिजली नहीं होगी, हम कह रहे हैं ना। और ये देखिए सरकार का एक निर्णय और देखिए, हमने का जो अगर ये सरकार केवल खुश करने के लिए निर्णय लेती तो ये सरकार कदापि नहीं कहती कि जो पैसे भरेगा। अभी तक वो राजनेता रहे हरियाणा में जो कहते थे कि बिल मत भरो। ये सरकार पहली सरकार है जिसने कहा 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु पैसे भी देने होंगे, क्योंकि उसका बोझ, अगर मैं बिल नहीं भरता तो उसका बोझ किसी आप जैसे अच्छे हरियाणा वासी पे पड़ता है जो पैसे का पूरा बिल देता है। तो ये सरकार कठोर निर्णय भी लेगी। कितने पैसे इकट्ठे हुए ये सवाल भी हम आपसे करेंगे। ढींगरा साहब के पास हम चल रहे हैं। ढींगरा साहब, जो बातें जवाहर यादव कह रहे हैं, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं साहब आ रहे हैं आपके पास, थोड़ा इंतजार कीजिए। ढींगरा साहब से हम बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। ढींगरा साहब ये कह रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं अच्छी बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे होने चाहिए, शौचालय होने चाहिए, क्राइम रेट कम होना चाहिए, ये जो चारों पॉइंट्स हैं इनमें दम तो है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जो समय है वो अनुकूल नहीं है, ऐसा मानना है बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों का कि अभी हमारे पास वो अवेलेबल ही नहीं है लोग जो सरपंच का चुनाव लड़ सकें, जो योग्यता इन्होंने निर्धारित की है। एक एग्जांपल हमने पिछले बुलेटिन में दिया था कि एक गांव ऐसा है जिसमें सरपंच की सीट महिला के लिए और वो भी अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित है। अब वो वहाँ पर एक भी महिला ऐसी नहीं है, तो उस स्थिति में क्या किया जाए? देखिए, इन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो लागू किया था ना, उसमें 156 वायदे किए थे। उसमें अगर ये ऐसे वायदे भी करते तो इनको लोग जो है ना आईना दिखा देते उसी टाइम। इन्होंने उस समय लोगों के साथ जो वायदे किए उनमें डिफरेंस था। उनमें ये था कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, अच्छे दिन आएंगे, काला धन आपके खाते में आएगा, कई वायदे थे उसमें। स्वामीनाथन था उसमें, वो थे, वो सब भूल गए। आज जब ये बैठे हैं डिबेट पे, आज ये बातें कर रहे हैं उलट। अब ये बात कर रहे हैं कि हम किसान को यूरिया नहीं देंगे, किसान की फसलों का मुआवजा नहीं देंगे, अब ये फसलों का खराबा हो गया वो नहीं करेंगे। अब जो है इनका मामले सारे उल्टे पड़ गए। अब ये उस सिद्धांतों को भूल गए।
आज ये सिद्धांत की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके सिद्धांत वो कहां गए? आज इन्होंने मैनिफेस्टो में अपनी ये वाली भाषा क्यों नहीं लिखी? तब लोगों से वोट लेने जाते। ग्रामीण इलाकों को ये लोग भूल चुके हैं। ये लोग ग्रामीण इलाकों को याद नहीं करते हैं। ये नहीं समझते कि ये लोग नहीं समझते कि ग्रामीण इलाके में किस तरीके से वो जो सारी चीजें वो आपने 10 साल तक दी थी ना। से हमने उनका आकलन करना है। एक मिनट ढींगरा साहब, वो 10 साल तक दी थी, 10 साल सारे मुफ्त में बिजली दी आपने, और जो जिनसे लोग नाराज हो सकते थे वो काम आपने किए नहीं, फिर भी जनता ने आपको ठुकरा दिया। बहरहाल गहलोत साहब काफी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। पहले सरकार इनकी थी, आपसे इनकी और चौटाला की थी, इनकी और बंसीलाल की थी। 10 साल तो आपकी थी ना, 10 साल तो आपकी थी ना, कांग्रेस की। गहलोत साहब आपके पास आ रहे हैं, उसके आंकड़े भी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? काफी देर से कोशिश कर रहे हैं। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, ढींगड़ा जी सुन लो, आप थोड़ी देर सुन लो, हमने आपको सुना है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, जुआर भाई कह रहे थे बड़े उससे, ये अध्यादेश लेके आए और अध्यादेश को माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो उस पर स्टे मिला। ये 14 तारीख तक इन्होंने इंतजार क्यों नहीं किया? इन्होंने जिस तरह से उसको बना के और उस प्ली को लिया कि ये तो अब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, इससे मैंने कहा कि ये सारा हड़बड़ाहट में किया गया है। पहले सलाह करते विपक्ष से, दूसरे लोगों से, और उसके बाद ये लागू करना चाहिए था। और एक नई स्थिति जो है, जुआर भाई आप देखो आज किस तरह से लोग धक्के खा रहे हैं। आप जिसको कह रहे हो कि शौचालय, आज लोगों के कैंडिडेटों के शौचालय के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाए जा रहे हैं। और 3-3 बैंकों से एनओसी, जिसके दादा ने बाप ने उसने कभी लोन नहीं लिया, वो भी 3-3 4-4 5-5 घंटे आज खड़े हैं वहां पे, और 3-3 बैंकों से एनओसी ली जा रही है। आज आपने सुना होगा कि थानों में जो है, जो सरपंच बनने जा रहे हैं और जा रहे हैं, उनको एनओसी के लिए धक्के पड़ रहे हैं। इन चीजों को कौन देखेगा? और जहां तक ये कह रहे हैं कि चेक साइन करने की बात, अरे मेरे मित्र 9वीं पास भी चेक साइन कर सकता है। आप सरपंच बनाने जा रहे हैं, आप सीए नहीं बनाने जा रहे। ये सीए नहीं लगेंगे। एक आदमी 3 बार सरपंच बन चुका है, और मैं गांव में रहा हूँ, गांव का मेरे को पता है। पंचायती राज संस्थाओं से भी मैं रहा हूँ। गांव में सरपंच प्रीत सिंह जी के गांव पास में रोहतक मुकेश चल रहे हैं। भाई, गांव में सरपंच जो कि एग्जांपल जो पार्टीबाजी को भी कंट्रोल करे, कि जिसको गांव इज्जत करे, होता है, जिसकी गांव बात ना मानेगा। और ये वाली जो शक्ति है, ये ना तो एमएलए के पास है ना सांसद के पास है। इसका जो अधिकार है वो पंच और सरपंचों को मिलता है कि चेक साइन करते हैं और वो पैसे का आवंटन करते हैं। और कई बार अनपढ़ होने की वजह से जो उनके आसपास के लोग हैं वो गलत चेक पे साइन करवा लेते हैं, और जिसकी सजा उनको भुगतनी पड़ती है, क्योंकि अंगूठा लगा के ले जाते हैं लोग, अमाउंट 500 बताते हैं, भर 50,000 देते हैं। गांव का मतदाता आज इस बात को प्रीत सिंह जी से सवाल है मेरा, प्रीत सिंह जी, नुमाइंदा कैसा बनाना है उसको कोई ज्यादा मिसाल नहीं है, समझते हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ, सुन लीजिए, अब आपकी बात सुन लीजिए, लग रहे हैं कोई ज्यादा मिसाल नहीं, कोई गिनती की होगी। ये एमएलए मंत्री, हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए प्रीत सिंह जी। मैं ये कह रहा हूँ यादव साहब, मुकेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कोई ज्यादा मिसाल नहीं है, बोलेपन में कोई एक आधा कर देता होगा। एमएलए मंत्री एमपी नरे घोटाला का माफस रहे, ये कड़ा दस्तक कर रहे हैं। जितने पढ़े लिखे लोग ये जेल भरी इनकी, ये कड़े कर आए थे दस्तक। यू कोई सवाल मतलब इसमें अनपढ़ता का रोर नहीं है। लोग तो ईमानदार बहुत गणे, अनपढ़ भी जो है। आजकल वो बात नहीं है कि कोई कितना दस्तक करवा लेगा, कितनी की मिसाल है। दूसरी बात एक और मैं बताना चाहता हूं, जो बीजेपी के भाई कह रहे थे कि हमारे को हरियाणा में बहुमत जनता ने बहुमत दिया है। इनका 33% वोट पड़ रहे हैं। ये पहले न्यू इलेक्शन से पहले बता दें कि हम 83% जनता ने उसके अधिकारों से वंचित करेंगे, तो इनका एक भी पर्ची नहीं पड़नी थी, इनकी सीट नहीं आनी थी। इनने कराया कि मैं था, कई कि मैं है। इन्हें पहले बतानी थी कि हम यू जो है ना जनता का अधिकार खोसेंगे, प्रजातंत्र पर हमला करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बहुमत की बन गई है। भारतीय जनता पार्टी के गर्ग साहब हमारे साथ और षड्यंत्र का, इसीलिए मैं काफी खफा लग रहे हैं। ये जो डिसीजन लिया कि एक अनपढ़ आदमी सरपंच नहीं बन सकता, ये एक ऐसा व्यक्तित्व है प्रीत सिंह जी जो खुद पढ़े लिखे नहीं है, इनके बेटों ने इनको पढ़ाया, उसके बाद ये गांव वालों को
पढ़ा रहे हैं, मतलब एक एग्जाम्पल है आपके लिए। मैं अपने भाई साहब ढींगरा साहब मेरे साथ बैठे, इनको बता दूं, भाजपा का हमारा नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, और इस बार पूर्ण सब वर्ग के लोगों ने हमारे को पूर्ण बहुमत से विधानसभा में पहुंचाया और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारी चल रही है। और जो हम इस मुद्दे पे सबका साथ सबके विकास के तहत जो डिजिटल इंडिया हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है, उसके तहत जो हम चाहते हैं कि हमारी पंचायतों तक जो आजकल आधुनिकीकरण का दौर चल रहा है, वो पंचायतों तक भी हमारा जो 5वीं पढ़ा होगा 8वीं पढ़े होंगे वो आपके डिजिटल इंडिया में शामिल हो जाएंगे। आप ये बताना चाहते हैं? आज की डेट में हमारी जो 6600 के तकरीबन जो पंचायत, मेरे एक सवाल का सिंपल सवाल है, जिसने 5वीं पास करी होगी या 8वीं पास करी होगी, वो जो आपका डिजिटल इंडिया अभियान है, बेसिक नॉलेज तो उसको बोगस ना, अगर 10वीं पास होगा, 8वीं में गांव का सर्टिफिकेट होगा, वो डिजिटल इंडिया में प्रतिभागी हो पाएगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप। आज प्रैक्टिकल बात बिल्कुल हो पाएगा जी। आजकल मोबाइल चलाना तो एक रिक्शा वाला, एक अंतिम पंक्ति का आदमी जो गांव में रहता है वो भी जानता है। इंग्लिश में नाम नहीं लिख पाएगा जनाब, कहाँ पे खोए आप? ठुकराल साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आखिरी कमेंट, दूसरा दौर चला है, इसमें आपका चाहूंगा ब्रीफ में। जी ठुकराल साहब, हाँ, ये बातें तो काफी हो गई। ये जो सैकड़ों लोग मर लिए वहाँ पे, ये गांव के 2 बार पंच रहे हैं जी, और 1.5 एकड़ के मालिक हैं और अनपढ़ हैं, उस लिहाज से जो सर्टिफिकेट के लिहाज से। इनके 2 बेटे हैं, एक ने PhD कर रखी है। इतना पढ़ने पढ़ाने, उन बेटों से पढ़ाई करके सारे गांव को पढ़ाया है। अखबार ला के देते हैं लोगों को, किताबें बांटते हैं ताकि लोग पढ़े। लेकिन अब ये इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। ऐसा कर्मठ आदमी अगर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जो दूसरे 3-4 गए हैं ना, यही पीत सिंह जैसी जो टीस है, इसी टीस को लेकर को समझिएगा। एक बात, दूसरी बात है इसकी प्रैक्टिकलिटी जो है ना, ये कितना व्यवहारिक है उसको जरूर देखिएगा। जो चीजें हम करते हैं, ये किसी पे इल्जाम लगा दीजिए कि 65 साल में पढ़ाई नहीं पूरी हुई, आप लगाइएगा, आप पूछिएगा इनसे। ठुकराल साहब, आपके पास से लौटूंगा और दर्शकों आपके पास भी हम बहुत जल्द लौटेंगे। रोचक होती जा रही है क्योंकि आज बिग डिबेट में, बिग बुलेटिन में पैनल बहुत बड़ा है, वरिष्ठ हमारे पैनलिस्ट हैं। आप, हम जानते हैं, कहीं नहीं जाएंगे। हम लौटते हैं एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद। बिग बुलेटिन में ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। बिग बुलेटिन आप पहुंचा है अपने आखिरी दौर में, और इस आखिरी दौर में अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायत चुनाव जो 4 अक्टूबर से होने वाले थे, इन चुनाव का भविष्य क्या है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्तों के समय में कब अपना जवाब दाखिल करना चाहेगी और उस जवाब में कौन से तर्क होंगे। और आप जानते हैं वरिष्ठ पैनल हमारे साथ मौजूद है। पहले चलते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब के OSD जवाहर यादव साहब के पास। यादव साहब, 4 हफ्ते का समय मिला है आपको। ये जो 4 हफ्ते हैं, क्या अंत में आप जवाब डालेंगे या तैयारी इसकी हो चुकी है, और क्या कहेंगे आप कोर्ट में जाकर? मुकेश जी, पहले मैं, मेरे मित्र केवल ढींगरा जी जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे हैं, इन्होंने कुछ तथ्य भ्रामक पेश किए, पहले मैं उसको ठीक करना चाहूंगा। ये कहते हैं कि ये सरकार कहती है कि हम मुआवजा नहीं देंगे किसानों को। कौन कह रहा है? जिनको सूखे का मुआवजा देना था अप्रैल मई जून का, और उसके बाद भी नहीं बांटा, इस सरकार ने आके बांटा। 1090 करोड़ का जिस सरकार ने मुआवजा दिया, जो हुड्डा साहब की सरकार पूरे 10 साल रही, 10 साल के मुआवजे का टोटल कर ले, हमारे 8 महीने का उन पर कहीं भारी है। ये कह रहे जी ये सरकार मुआवजा नहीं देती। इसके अलावा सफेद मक्खी का संकट इसमें आया, स्पेशल गिरदावरी के पक्ष रख दिए गए। मेरा इतना निवेदन है कि हम जब बात करें तथ्यों के साथ करें, उसके बाद आपका प्रश्न है इसका, अगर आप अभी उत्तर चाहते हैं अभी पॉइंट पे आ जाइए, इसका जवाब दीजिए। ये जो 4 हफ्ते का जो समय है, 4 हफ्ते लगा लेंगे पूरा, या सरकार की तैयारी है इसका जवाब देने की? क्योंकि अभी जो संशोधन है उस पर तो रोक लग गई है, तो उस संशोधन के मुताबिक तो अब चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन है, या तो पुराने हिसाब से आप चुनाव करवा लें, मान जाए जाके, या फिर अपनी दलील पेश करें वहां पे। देखिए, अभी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय की कॉपी निर्वाचन चुनाव आयोग के पास आएगी और हरियाणा सरकार के पास भी आएगी। पहले तो वो निर्णय क्या है, उस निर्णय का अध्ययन हो, उसके बाद
सरकार की अपनी रणनीति होगी, चुनाव आयोग की अपनी रणनीति होगी, परंतु चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट संस्था है, उसको जब जाना होगा उसका जवाब दे। अगर उनसे मांगा गया होगा तो वो देंगे, अगर हरियाणा सरकार से मांगा गया होगा तो हरियाणा सरकार देगी। हरियाणा सरकार की तैयारी पूरी है, जल्दी से जल्दी इस विषय को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने इस निर्णय से हरियाणा के लोगों का क्या भला होगा वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उससे अवगत कराएगी। और मैं ये मान के चल रहा हूं, एक सरकार जो हमारे पड़ोस के राज्य की सरकार है, राजस्थान सरकार, उसने ये निर्णय इसी प्रकार का निर्णय किया था, उसके के खिलाफ भी लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए थे। अंत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस सरकार के पक्ष में निर्णय दिया था। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय तो अपनी इच्छा से निर्णय देगा, पर मैं ये मान के चलता हूं शायद वो हरियाणा सरकार के पक्ष में आएगा। एक दलील आपके पास राजस्थान की है उसके लिए। ढींगरा साहब, आपके पास हम आ रहे हैं। आप तो जो चाहते थे वो हो गया, और जो आप कहें कि हुड्डा साहब ने भी कह दिया कि ये एक षड्यंत्र था, चुनाव नहीं करवाना चाह रहे, तो आपके तो मन मुताबिक बात हो गई। देखिए, मैं सरकार को कोई गिला नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये सिर्फ वो बात करना चाहता हूं कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, एक तरफ ये 30,000 एजुकेशन जो टीचर हैं उनको निकाल देते हैं। तो आप किस तरीके की आज का पॉइंट पंचायत, देखिए वो मैं एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है ना, मैं उस बात पे आना चाहता हूं कि ये जब 30,000 टीचरों को निकालते हैं तो ये पढ़ाई की बात आती है, 8वीं की बात आती है, 10वीं की बात आती है, वो 30,000 अध्यापकों को निकाल रहे हैं जो पढ़ाई की बात। ये कहते हैं कि पिछली सरकारों ने, मैं इन सरकार की बात पूछना चाहता हूं, वो आदमी तो निकाल दिए। आपकी अनुभवहीन सरकार है, आप बात सुन लीजिए, आपकी अनुभवहीन सरकार है। और मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, आ जाएगा ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। आपका अभी जनता ने इनको मत दिया है, अनुभव भी आ जाएगा। चल रहे हैं ढींगरा साहब, 66 टॉयलेट की बनाने की बात। गहलोत साहब आपके पास आ रहा हूँ सीधा गुड़गांव। आपका आखिरी कमेंट चाहेंगे गहलोत साहब? सरकार की अपनी सराहना कर रहे हो, लोग क्या कह रहे हैं वो नहीं। मैं तो ये ढींगरा साहब किसी और की भी सुन लो। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, ये ज्वार भाई बार बार राजस्थान का वो दे रहे हैं। रिक्वेस्ट है, अपने पूर्व डिप्टी स्पीकर बार राजस्थान का हवाला दे रहे हैं। राजस्थान में जो पंचायत को अधिकार दिए हैं वो पंचायतों को अधिकार दो। आप ये पंचायतों की परे मत करो। साहब 1 मिनट, आज कितने ब्रेक लेना होगा, समय कट जाएगा, समय कट जाएगा। मैं तो कहता हूं कि राजस्थान वाले राइट दे दो, जो पंचायतों को राजस्थान के राइट दिए हैं, जो अधिकार पंचायतों के राजस्थान में हैं, जो पंचायतों के राजस्थान में राइट दिए हुए हैं वो राइट हरियाणा में देते ही है, तो हम इनको इनकी तारीफ करते। दूसरा, ये जो जहां तक शिक्षा का और ये है, इससे आम आदमी बड़ा परेशान हुआ है। और मैं तो कहता हूं विधायकों पे लागू करो, सांसदों पे लागू करो। आज क्या स्थिति है आपकी शिक्षा के मामले में, आप देख लो ना। जी गहलोत साहब, आपका समय समाप्त हुआ। प्रीत सिंह जी आपके पास आ रहे हैं, लास्ट 30 सेकंड है। गहलोत साहब इनको सुन लीजिए, क्योंकि चार्जशीटेड विधायक रेप के मामले में चार्जशीट हुआ है। प्रीत सिंह जी याचिका करते हैं, विधायक रेप के मामले में सरकार को जवाब देना है जी 4 हफ्ते में। आपको लग रहा है आपकी जीत सुनिश्चित है उसमें? प्रीत सिंह जी, मैं ये कहता हूं कि अब ये चुनाव तो टहलेगा, चाहे सरकार। प्रीत सिंह जी, आपको क्या लगता है 4 हफ्ते में जब सरकार जवाब देगी इसका, जिसकी ये तैयारी कर चुके हैं, तब क्या दलील रहेगी आपकी? आपके पक्ष में तो आज तो फैसला लग रहा है कि आ गया है, लेकिन सरकार ने अपना पक्ष अभी रखना है, पिक्चर अभी बाकी है। जी प्रीत सिंह जी से हमारा संपर्क कट गया है। आखिरी कमेंट आपका लेना चाहेंगे हम। सुखलाल साहब, आपने सभी पक्षों को सुना, याचिकाकर्ता को सुना, सरकार को सुना, राजनीतिक पार्टियों को सुना, कैसे समाप्त करते हैं आप इस डिबेट को आज की? आप ये मान लीजिए, आर्गुमेंट के लिए मैं कहता हूँ, दलील के लिए, कि सरकार की मंशा ठीक थी, पर मुझे लगता है कि सरकार प्रैक्टिकल होकर नहीं सोचा इसके बारे में। अब देखिए, एक गाँव का पंच है, सरपंच बनना चाहता है, वो जाए, उसके पास कोई सर्टिफिकेट था नहीं था, वो जाए भिवानी में, वहाँ से ढूंढे, रोल नंबर निकाले, वहाँ से सर्टिफिकेट ले,
फिर बिजली वालों के पास जाए, वहां से एनओसी ले, फिर पुलिस वालों के पास जाए कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है, फिर एफिडेविट तैयार करे। पुलिस वालों ने धक्के मारे ठुकराल साहब सरपंचों को, कितना बड़ा सरपंचों को धक्के मार के थाने से निकाल रहे हैं। मेंबर के लिए शुरू कर दिया। आपको प्रैक्टिकली इसको देखना चाहिए था। दूसरी बात मुझे लगती है सियासी तौर पे बैंकों में क्या स्थिति है, 3-3 बैंकों में एनओसी लेके आओ, इनके आदमी को 1 मिनट में एनओसी मिल जाती है, आम आदमी वहाँ 4-4 घंटे धक्के खा रहा है। करते थे, पूछते थे मंत्रियों से, एमएलए से कि इसके पीछे क्या है, क्या सोच थी, ये क्या केवल यही सोच थी कि हम ये सुधार करना चाहते हैं, इसी से चल रहे थे? तो फिर आपके पास और बहुत से हैं। आप कल को ये ऐसा भी ले आ सकते हैं कि जिसकी बेटी नहीं है वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा, आप ऐसा भी ला सकते हैं कानून। पहले दो बच्चों का कानून आया था कि 2 बेटों से ज्यादा बच्चे। बिल्कुल ठुकराल साहब, आपका इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए ओएसडी साहब, अब ये देखिए और नहीं सुनिए मेरी बात पूरी। अब हमारे पास समय कम है, आपसे हम तहे दिल से माफी चाहते हैं सभी प्रतिभागियों से। ने किया था, भजन लाल ने किया था, कांग्रेस ने किया था, वापस लिया। जी बिल्कुल, जो सरकार की मंशा है वो ऐसी लगती है देखने में कि सरकार सुधार करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब सुधार की भी बात होती है तो एक आम आदमी या जिन चीजों की सालों उसका विरोध होता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा जल्दबाजी भी हुई है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब देखना यह होगा कि जो 4 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की सरकार को दिया है, राज्य चुनाव आयोग को दिया है, वो अपना पक्ष किस तरीके से रख पाते हैं। बिग बुलेटिन में आज की बिग डिबेट में इतना ही। समय हमारे पास कम था, हालांकि हमारे प्रतिभागियों के पास अभी सवाल बहुत थे, जवाब बहुत थे, लेकिन आज बस इतना ही। आप कहीं मत जाइए, आप बने रहिए ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश के साथ। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।